वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। साथ में आप सबों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है और आप सभी ने कम से कम अपनी सारी रिवीजन कर ली है सारी यूनिट्स की। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी सारी यूनिट्स की रिवीजन ऑलमोस्ट कर लिया है? हैव यू गॉन थ्रू ऑल द यूनिट्स? इज देयर एनीवन जिन्होंने सभी यूनिट को पिछले 20 दिन में आप लोगों ने रिवीजन किया है एक एक बार? हैव यू गॉन सारे के सारे यूनिट्स को कितने लोगों ने किया है एक बार कंप्लीट रिवीजन? कितने लोगों ने नहीं किया है? कितने लोगों ने नहीं किया है? चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने किया है ठीक है, जिन्होंने किया है ओके ओके ओके। देखिए आप लोग, अब आपके पास देखिए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। आप लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि सारे यूनिट को आप फिर से कवर करेंगे। तो आपको जिस यूनिट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उस यूनिट को आप बार बार रिवाइज कीजिए। अपने नोट्स को आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहिए, उसको पढ़ते रहिए। अपने नोट्स को आप जितने बार पढ़ेंगे, ओके दीक्षा, आप अपने नोट्स को जितने बार पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स से जितना प्रेम करेंगे, उससे जितना प्यार करेंगे, वो नोट्स आपके लिए उतना ही काम आएगा। इसलिए आप लोग लास्ट मिनट का सबसे बड़ा टॉनिक यही होता है सभी के लिए कि आपने जो इतने समय से संचित किया है, आपने इतने समय से जो बनाया है, जो गढ़ा है, अब उसका प्रसाद खाने का टाइम है। तो इसलिए आपने जो भी लिखे अपनी कॉपी में, इतना कोशिश जरूर कीजिएगा कि उनमें से एक क्वेश्चन भी ना छूटने पाए। मतलब हमने जितना अप्रोक्स अपने हाथों से लिखा है उतना तो गलत नहीं होगा। ये आप लोग सभी, ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप बार बार एक ही बात को रिवाइज करेंगे और अपने नोट्स पे भरोसा रखेंगे। अपने नोट्स पे भरोसा रखिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए। कोई अगर नई चीजें मिलती है बस उसको देख लीजिए, उसको सुन लीजिए, उसको उसके पीछे भागना नहीं है। सबसे पहला प्रायोरिटी होगा अपने नोट्स के पीछे भागिए, फिर चाहे वो पेपर 1 का नोट्स हो, पेपर 2 का नोट्स हो। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैराथन सेशन का मेन जो गोल है वो यही है कि एक बार कंप्लीट रिवीजन करवाया जाए। ठीक है ना, हम लोग एक रिवीजन टाइप का सेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन। चलिए, तो कल हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था, कल हम लोगों ने काफी कुछ रिवाइज किया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आप लोग ये बताइए, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? कल हम लोगों ने जो जो पढ़ा था हम उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। आई विल आस्क द क्वेश्चन वॉट एवर वी हैव रेड यस्टरडे। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? बिल्कुल 1904 में की थी। किसने की थी 1904 में? किसने की थी? हु? सावरकर, है ना, सावरकर। ओके, गदर पार्टी की स्थापना कहां और कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां की गई थी? गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना लंदन में। ओके, और बताइए। गदर पार्टी की स्थापना लंदन में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ओके, ये बताइएगा कि आपके काकोरी षड्यंत्र केस से कौन रिलेटेड थे? हु वाज रिलेटेड टू काकोरी षड्यंत्र केस? क्या नाम था उनका? काकोरी षड्यंत्र केस से कौन एसोसिएटेड थे? वीडी सावरकर नहीं थे। वीडी सावरकर जो है वो नासिक केस से थे। नासिक, नासिक। कानपुर से थे, कानपुर से थे आपके ओके ओके, माफ कीजिएगा। हाँ, एमएन रॉय कानपुर से, याद रखिएगा। और काकोरी केस से कौन थे? काकोरी केस से कौन थे, कौन बताएंगे? अभी तक किसी ने नहीं बताया है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खां। आप लोग नाम याद रखिएगा, नाम याद नहीं रह रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ये दोनों थे। ओके, भगत सिंह राजगुरु, ये किस केस से रिलेटेड थे? भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव,
लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस, है ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था, दे आर एसोसिएटेड विद लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। ओके, ये बताइए कि कांग्रेस के बारे में ये किसने कहा था कि वो एक मेढक की तरह कर्राता है? मतलब कांग्रेस की तुलना मेढक से किसने की थी? किसने कांग्रेस की तुलना मेढक से की थी? बिल्कुल, किसने यह कहा था? इसका आंसर तिलक होगा। किसने यह कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की उल्टी गिनतियां गिन रहा है? कल हम लोगों ने पढ़ा था। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो अपनी मौत की उल्टी गिनतियां गिन रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन साहब ने इसे कहा था। ओके, किसने यह कहा था कि कांग्रेस की जो सम्मेलन होती है वो मात्र 3 दिन के तमाशा होती है? 3 दिन का तमाशा, किसने कहा था? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा बताइए, 3 विकेट कौन ले सकते हैं? 3 विकेट इनमें से कौन ले सकते हैं? कौन क्रिकेटर है? अश्विन है ना, अश्विन। अश्विन 3 विकेट ले सकते हैं, तो याद रखिएगा 3 दिन का तमाशा मतलब अश्विन। ठीक है, अश्विन, डू रिमेंबर इट, इसको ऐसे आप लोग याद रखिए। 3 दिन का तमाशा, दैट मीन्स कि व्हाट कैन वी से इन इंग्लिश, ड्रामा फॉर 3 days। द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओनली ए ड्रामा विच इज गोइंग फॉर 3 days। 3 days ड्रामा, 3 days ड्रामा। ठीक है, ये कौन कहे थे? ये आपके अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि अमार सोनार बांग्ला, ये किताब, ये राष्ट्रगान किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला। कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी? कांग्रेस स्प्लिट, कांग्रेस का 2 भागों में टूटना, गरम दल नरम दल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये बताइए कि भारत माता इस नाम से पत्रिका कौन जारी करते थे? पत्रिका किनके द्वारा जारी की जाती थी? भारत माता, नाम देख लीजिए यहाँ पे, भारत माता, कौन बताएंगे? भारत माता वॉज पब्लिश्ड बाय होम? एनीवन? भारत माता, दिस इज न्यू क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है। भारत माँ कैसी रही? अमर रही। बोलते हैं ना भारत कैसा रहा, मतलब अमर, अमर। तो यहाँ पे याद रखिएगा अजीत, भारत माता जो है वो अजीत सिंह के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। भारत माता नामक पत्रिका, भगत सिंह नहीं, अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह। ठीक है, ओके। ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल हमने पढ़ा था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, बस इतना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 1920। ओके, सीपीआई कब बना था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बना था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 1925। एट विच प्लेस? एट विच प्लेस? ताशकंद। ताशकंद 1920 मतलब नहीं, वो दूसरा था, वो नहीं है, वो नहीं है। 1925 कानपुर में बनाया गया था, एम एन रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये बताइए कि खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? खिलाफत मूवमेंट, इन विच ईयर खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड? 1919। ठीक है, 1919, 1919, 1919,
20 तक चला था, बाद तक चलते रहा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ये बताइए कि गांधी जी के द्वारा भारत ने सबसे प्रथम बार बाय विच इवेंट गांधी जी वाज द फर्स्ट टाइम participating in Indian politics, which was the incident from where we can trace that Gandhi ji is going to participate in the political sphere. It was 1917 in चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ये देखने को मिलता है। ओके, और यहीं पे गांधी जी ने क्या किया था, 3 कठिया, याद रखिएगा एग्जाम में शायद पूछ ले, 3 कठिया पद्धति इसका विरोध किया था। ठीक है ना, 3 कठिया पद्धति इसका विरोध राजकुमार शुक्ला के द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल। ओके, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड? हाँ, नील की खेती भी होती थी वहां पे। स्वराज पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और साथ में कौन थे? एक से नेहरू साहब, मोतीलाल नेहरू, और एक तो CR दास। ठीक है, 1900 कब? 1923। ठीक है, 1923। बिल्कुल, चित्तरंजन दास। ओके, ये बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया? जस्टिस पार्ट 1917 है ना सर? जस्टिस पार्ट मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। परीक्षा, चलिए सभी लोग बोल रहे हैं 1927। क्या ये आंसर सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। 1927 में इसे गठित किया गया था, इसे बनाया गया था। 1927 में इसे बनाया गया था। 1928 फरवरी में, 3 फरवरी 1928, 3rd of Feb 1928, it was the date when Simon Commission arrived India. It was the date when Simon Commission came to India. ठीक है, और दे कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी मेंबर्स? इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? देयर वर टोटल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15, 16, कितना होगा? कम ऑन, सभी अंग्रेज थे और सभी के नंबर था 7। ठीक है, सभी साथ साथ आए थे, सभी साथ साथ आए थे और उनकी नंबर थी 7। ठीक है आप लोग जैसे याद रखना है याद रख सकते हैं। टोटल नंबर था इनका 7 और इनका विरोध हुआ था। ठीक है, इनका विरोध हुआ था बिकॉज दे ऑल वेयर इंग्लिशमैन, है ना, साइमन गो बैक। और यहीं पे आपको लोग ये बताइए किनकी हत्या कर दी गई थी लाठियों से पीट पीट कर? लाहौर में बेचारे लाठियों के शिकार हो गए थे। तिलक की? नहीं 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 नहीं, तिलक कहाँ? तिलक तो बहुत दिन तक रहे थे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इनकी हत्या कर दी गई थी लाहौर में। ठीक है, डू रिमेंबर इट। ओके, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी थी। क्या इसमें फंडामेंटल राइट्स की सिफारिश की गई थी? यस और नो? फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 19 फंडामेंटल राइट्स, है ना, याद रखिएगा। साथ ही में इसको विश्व हिंदू मतलब हिंदू महासभा जो है, साथ में जो मुस्लिम लीग थे, और साथ ही में जो आपके एक और ग्रुप है सिख समुदाय, उनके द्वारा इसका सपोर्ट नहीं किया गया था, मतलब इसका खिलाफ इनका विरोध किया गया था। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, इसके पहले ही आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद 5 फरवरी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, और फिर 13 फरवरी को क्या किया गया था, इसे वापस ले लिया गया था। 12 या 13 फरवरी को इसे वापस ले लिया गया था, मतलब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर से 1930 से शुरू किया गया एक नया मूवमेंट जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यू ऑल नो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, ये बताइए
इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन से एक मांग रखी थी, मतलब अंग्रेजों से एक डिमांड रखी थी। वो कितने डिमांड थे? देयर वर हाउ मेनी डिमांड? कितने डिमांड थे? मेरे मुंह से निकल गया। चलिए याद रखिएगा, देयर वर टोटल 11 डिमांड, है ना, 11 सूत्रीय मांग रखी गई थी। और ये कहा गया कि अगर ये 31 जनवरी तक, सॉल्ट टैक्स वाली ये नहीं थी, हाँ सॉल्ट टैक्स वाली थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्ट टैक्स वाली भी ये भी थी, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल। तो ये याद रखिएगा, ये कहा गया कि अगर 31 जनवरी 1930 तक ये डिमांड नहीं पूरी की गई तो हम क्या करेंगे, हम विद्रोह कर देंगे। और यहीं पे देखने को मिलता है एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था साल्ट लॉ। साल्ट लॉ, साल्ट लॉ मतलब ये एक ऐसी चीज जिसपे सभी लोग खाते हैं, सभी यूज करते हैं, इस पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था जो नमक बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाएगा। ये लाया जा रहा था, एक कानून लाया गया था। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी थे चालाक। गांधी जी बोलते हैं देखो भैया, रोड पे चलने से मुझे कोई रोकेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आराम से रोड पर ही चलेंगे, ठीक है ना, हम आराम से रोड पर ही चलेंगे। गांधी इरविन पैक्ट इसके बाद हुआ था, 19 जब ये दांडी मार्च हुआ उसके बाद हुआ था, है ना, 1931 में हुआ था, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है महात्मा गांधी क्या करते हैं, 12 मार्च, याद रखिएगा डेट को, डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितने लोगों के साथ, साबरमती आश्रम से कितने लोगों के साथ, आश्रम से चलते हैं 78 लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ चलते हैं। और फिर ये 5 अप्रैल 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को ये नमक खुद से बनाकर कानून को तोड़ते हैं, ठीक है ना, ये खुद से नमक बनाकर। ओके, देखिए, महात्मा गांधी launched a new movement for salt satyagraha. Mahatma Gandhi launched a new movement known as salt satyagraha. It was initially launched for the purpose of breaking salt law. Salt law was the law that defined that all salts can be prepared and made only by the Britishers, and Britishers imposed high taxes on the salts. And since salt was the material of common use, it was the material of the general use. So our Indians, our leaders always and always oppose this salt law. And for the opposition of this salt law, Mahatma Gandhi introduced a new movement, and this movement was started on 12th of March 1930 from the Sabarmati Ashram. The main purpose of this movement was to breaking all salt law. This movement, this march, commonly known as Dandi March, this was started with the initially 78 members, and they finally reached Dandi on 5th of April, and on 6th of April 1930 they made the salts and they broke salt law. They broke salt law, मतलब उन्होंने salt law को तोड़ दिया और उन्होंने एक तरह से they ignore the order, guidelines, rules of Britishers. Here a new concept comes from it, that is civil disobedience. What is civil disobedience? सविनय, हम सविनय क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। हम शांति पूर्वक peacefully I will ignore you, peacefully I will discard you, peacefully I will exclude you, something like that, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके ओके, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है कि हमें देखने को मिलता है, ये 2 फेज में हुआ था एक्चुअली। ये जो आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2 phases. Number 1 phase is what it? Number 1 phase what it? After that, a very important incident was happened.
On 5th of March 1951, 5th of March 1951, this movement was stopped. Civil disobedience movement को रोक दिया जाता है. And after a new deal signed with Irving, this is known as Irwin, and this is known as गांधी-इरविन पैक्ट. और इसे कहा जाता है ये गांधी जी के साथ इरविन पैक्ट है. ठीक है, याद रखिएगा. अब इरविन जो एक अंग्रेज होता है वो गांधी जी के साथ कई सारी कंडीशंस रखता है. ठीक है, गांधी जी बोलते हैं देखिए भैया, जब तक आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे हम आपको सहयोग करने वाले नहीं है. यू नो दैट देयर वाज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज दे फुल्ली द ब्रिटिशर्स वर फुल्ली ट्रम्बल्ड दिस सेकंड बाय दिस पार्टिकुलर इवेंट. अंग्रेज जो है वो अंदर से हिल गए थे क्योंकि उनकी जितनी सारी इंस्टीट्यूशन थे, जितने सारे बॉडीज थे, सबको हम भारतीय क्या कर रहे थे, वी वर डिसओबीडियंस, मतलब हम उनकी खिलाफ जा रहे थे, हम उनका शांतिपूर्ण तरीके से उसको फॉलो करने से ही मना कर रहे थे. तो फाइनली गांधी इम्पैक्ट होता है. यहाँ तो कुछ डिसीजन लिया जाता है. डिसीजन ये लिया जाता है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है सेकेंड 1931 में, वहां पे गांधी जी जाएंगे, मतलब वहां कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, ये किया जाता है. इसके बाद ये पहली बार ऐसा होता है कि भारतीय कोई भी नेता अंग्रेज के किसी नेता के साथ सेम कुर्सी पे, सेम मंच पे जाके बैठे थे. इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम. इसके साथ साथ ये कहा गया इसमें गांधी जी के द्वारा कि जितने सारे हमारे लोगों को आपने कैदी बनाया है, जितने सारे हमारे लोगों को आपने, व्हाट आई कैन से, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिजनर्स है, मतलब जितने भी लोगों को आपने बंदी बनाया है. हाँ बिल्कुल सादीक्षा, वो भी था. तो ये चीजें जो थी उसको उनको वहां से रिहा किया जाए, उनको वहां से छोड़ा जाए. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया विच वाज डिमांडेड बाय दिस गांधी जी. आफ्टर दैट हमें देखने को मिलता है गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ पे, गांधी जी पहुंचते हैं आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए थे. देयर वे टोटल हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टोटल 3. ठीक है, पहला जो है वो नवंबर, याद रखिएगा एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है. पहला जो है वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था. ठीक है, याद रखिएगा इसको, पहला. दूसरा जो हुआ था वो 1931 में ही हुआ था, और तीसरा जो है वो 1932 में हुआ था. ठीक है ना, बिल्कुल. इन तीनों में आपको याद रखना है अंबेडकर was the man who participated in all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अंबेडकर ने इन तीनों में पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा. कांग्रेस कितने में पार्टिसिपेट किया था, तो कांग्रेस वाज पार्टिसिपेटिंग इन ओनली वन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. यहाँ पर गांधी जी पहली बार कांग्रेस की तरफ से गए थे, कहां पर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. वो गए थे इस मूड से कि हम भारत के लोग जा रहे हैं. याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है. गांधी जी इस मूड के साथ गए थे ना, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में थे. सेकंड में कांग्रेस जो है वो ओनली सेकंड में पार्टिसिपेट किया था. गांधी जी इस मूड के साथ गए थे कि हम भारतीय जा रहे हैं, हम भारत के लोग जा रहे हैं. जब वो वहां पहुंचे तो उनको पता चला कि वहां पे भारत के तो और भी कई सारे लोग पहुंचे हुए हैं, और उन सबकी डिमांड भारत नहीं है, बल्कि सबकी डिमांड अलग अलग है. सबकी अपनी अपनी सेपरेट डिमांड है. दे ऑल हैव सेपरेट डिमांड्स. जैसे कि जो आपके अंबेडकर साहब थे, उनकी अपनी अपनी डिमांड थी, लाइक दलित को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, समथिंग लाइक दैट. वहां पे जो मुस्लिम लीग समथिंग जो वुमेन्स पहुंचे थे, मतलब सबकी अलग अलग डिमांड थी. आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट नेम ऑफ ऑल दैट. ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि क्या हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर वी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और आर वी रिप्रेजेंटिंग ए सेक्स ऑफ इंडिया. ठीक है, याद रखिएगा. यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इट वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हेन चर्चिल कॉल्ड गांधी व्हाट. चर्चिल ने क्या कहा था गांधी को, बहुत ही फेमस है. चर्चिल साहब ने क्या कहा था, बिल्कुल अधनंगा फकीर कहा था. ठीक है ना,
अदनंगा फकीर कहा था, याद रखिएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट फकीर, फकीर को क्या बोलते हैं समझिए, कोई याद, अनिवार्य फकीर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, नेक्ड सैंड, वेरी गुड, थैंक यू श्रद्धा, नेक्ड सैंड ऐसा कुछ कहा था उन्होंने, ठीक है। तो चर्चिल कॉल्ड हिम नेक्ड सैंड बिकॉज दे ओनली वेयर ओनली वन ऑफ द धोती, उन्होंने सिर्फ एक धोती पहना था, हाफ नेक्ड सैंड, बिल्कुल हाफ, बिल्कुल सॉरी दैट, हाफ नेक्ड सैंड समथिंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे होता है। फाइनली गांधी जी वापस आ जाते हैं, सभी लोग वापस आ जाते हैं, और फाइनली इससे कुछ मिलता जाता नहीं है, चीजें हो जाती है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड सुना है आप लोगों ने? कॉम्युनल अवार्ड मतलब जो अलग अलग धर्म के हैं, जो अलग अलग रिलीजन कास्ट के हैं, उन सबको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देना, सभी को अलग अलग मानना, इस तरह से मतलब एक भारत है उसको धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है। इसको लेकर क्या हुआ, बिल्कुल उस समय वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके मैकडोनाल्ड थे, याद रखिएगा, आप लोगों ने सही लिखा है, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। और मैकडोनाल्ड साहब ने क्या किया, एक पंचायत मतलब एक ऑर्डर जारी किया जो जिसका नाम था कॉम्युनल अवार्ड, कॉम्युनल अवार्ड। इसके अनुसार क्या किया गया कि भारत के दलित वर्ग जो थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दी जा रही थी। आपको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में पहले से लाया गया था। आप लोगों को पता है कब से लाया गया था? पहली बार मुस्लिम्स को दिया गया 1909 में, 1909 में ही मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। फिर 1919 में क्या किया गया, इसे सिख, क्रिश्चियन और अलग अलग जो उन तक इसको एक्सप्रेड किया गया, बढ़ाया गया। और फिर 1932 में कॉमनल अवार्ड की मदद से क्या किया गया कि जो दलित थे उनको भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई। यहाँ पर गांधी जी जो है वो हो जाते हैं नाराज। और गांधी जी क्या करते हैं, एक आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, हंगर स्ट्राइक। गांधी जी क्या करते हैं, एक आमरण अनशन, जब तक मेरी मांगे पूरी ना होगी हम ना खाएंगे ना पिएंगे, मतलब हम मर जाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुरू किया गया था, ऐसा इसलिए कि जो कॉमनल अवार्ड है ये भारत को तोड़ कर रख देगा, एंड ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइनली देखने को मिलता है कि गांधी जी फाइनली मतलब ये बात मान ली जाती है, अंबेडकर और गांधी और कुछ और लीडर जैसे कि आपके पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं, राजेंद्र प्रसाद होते हैं, मालवीय साहब होते हैं, राजगोपालाचारी होते हैं, इन सबके मदद से और एक बोल सकते हैं पूना पैक्ट साइन होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं है? सभी लोग जा क्यों रहे हैं? नेटवर्क इशू है क्या? इज देयर समथिंग नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड या चैट ऑफ है? ओके ओके ओके, चलिए। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब कि पूना पैक्ट फाइनली। तो यहाँ पे याद रखिएगा पूना पैक्ट आता है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो वहां पे पूना पैक्ट से क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा, 1932, ठीक है ना, 1932, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखने को मिलता है, इसके बाद भारत में देखने को मिलता है, एक आता है अगस्त रेजोल्यूशन। क्या आप लोगों को पता है कब आता है? अगस्त रेजोल्यूशन, लॉर्ड लिनलिथगो, कब आता है ये? अगस्त रेजोल्यूशन कब आता है? ये आता है 1940, ठीक है ना, ये आता है 1940 में, 1940 में, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि भारत को क्या किया जाएगा, भारत हमारे साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करे, युद्ध में हमारा सहयोग करे, हम भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, ये बात किया गया था, बिल्कुल अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर। इसके बाद भारत में देखने को मिलता है क्रिप्स मिशन आता है, सर स्टफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, है ना, और कौन आते हैं साथ में? एबी अलेक्जेंडर, स्टफर्ड क्रिप्स, और साथ में कौन आते हैं? हाँ, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस आते हैं, है ना, याद रखिएगा, तीनों नाम भी याद रखिएगा, क्रिप्स, क्रिप्स,
अलेक्जेंडर और लॉरेंस जो भी स्पेलिंग है, ये 1942 में आते हैं, जिसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, इसका मतलब यही था कि भारत जो है हमें युद्ध में पार्टिसिपेट करे, युद्ध में हमारा सहयोग करे। भारत सहयोग करेगा तो हम युद्ध जीतेंगे और भारत को युद्ध के बाद क्या करेंगे, आजादी दे देंगे। अब इसी के बारे में खतरनाक स्टेटमेंट जारी की गई थी। ये पोस्ट डेटेड चेक है। किसने कहा था भैया, ये पोस्ट डेटेड चेक है? उसे एनीवन एनीवन कम ऑन, नो। पहले इस टर्म को समझ लीजिए, ठीक है, पहले इस टर्म को समझ लीजिए क्या है। मान लेते हैं, लेटेस्ट फॉर एग्जांपल, कि मनीषा के नाम से एक चेक है, ठीक है ना, मनीषा के नाम से एक चेक है, और चेक में ये जो पैसे भरने वाले कॉलम होते हैं उसे क्या किया गया, उसे नहीं भरा गया है, सिर्फ मनीषा के अकाउंट से चेक काटा गया, मतलब इनका सिर्फ सिग्नेचर ले लिया गया। मतलब बाद में इसमें 100 रुपये भरा जाएगा, या 1 लाख भरा जाएगा, या इसमें 5 लाख भरा जाएगा, या 5 करोड़ भरा जाएगा, ये डिसाइडेड नहीं है। मतलब इसकी प्रॉफिट कितनी होगी, इसकी लॉस कितनी होगी, इसमें कितना हमारा आएगा कितना जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये पोस्ट डेटेड चेक है, समथिंग लाइक दैट। तो बताइए नुकसान होगा कि फायदा होगा? भगवान ना करे ऐसा कभी हो, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा, ये जो है ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो ये थे आपके भारत के राष्ट्रपिता। आई एम एक्सप्लेनिंग आनंद, आप तो परेशान हो रहे हैं सर, किसने कहा वो बता दीजिए बस। चलिए, तो यहाँ पे आंसर होगा गांधी जी। क्या है? गांधी जी कॉल इट एज पोस्ट डेटेड चेक। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब फिर से किसे कहा, किसे कहा? इस क्रिप्स मिशन को कहा, क्रिप्स मिशन को कहा ना। तो भैया जो क्रिप्स मिशन हमारे लिए ऑफर लेके आए हैं वो बड़ा खतरनाक है ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद भारत में क्या होता है, भारत में क्या होता है 1942 में? 1942 में होता है अगस्त, इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति, अगस्त रेवोल्यूशन, अगस्त रेवोल्यूशन। याद रखिएगा, अलग अलग टर्म है। एक अगस्त ऑफर था, एक अगस्त ऑफर था, एक अगस्त रेवोल्यूशन है। ये कब होता है? 1942 में, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल, इट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी। लेकिन ये बड़ा खतरनाक था, क्या आप लोगों को पता है? ये काफी अलग अंदाज का था। अलग अंदाज का इसलिए था क्योंकि जब ये लॉन्च होने वाला था 8 अगस्त को, उसके पहले ही इसके जितने लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये माना गया, बिल्कुल, और ये माना गया कि ये भारत का एक बहुत ही बड़ा लीडरलेस मूवमेंट था। इट वॉज ए ग्रेट लीडरलेस मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये लीडरलेस मूवमेंट था एक बहुत बड़ा भारत में। ठीक है, फाइनली आपको देखने को मिलता है कि बाद में फिर 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, और यहीं पे गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। दैट मीन्स की डू और डाई, मास मूवमेंट, है ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बताइए कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही? क्या बात है, सभी को पता है? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, कल ही पढ़ा था, बहुत अच्छा। ओके, ये लॉन्च कब किया गया था ये भी बता दीजिए। इन विच ईयर इट वाज लॉन्च? इन विच ईयर इट वाज लॉन्च? इन विच ईयर इट, लैंड रिफॉर्म से भूदान मूवमेंट था, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट वो अलग था। व्हेन इट वाज लॉन्च, कब लॉन्च किया गया था, ईयर क्या था, कुछ याद है? नहीं याद है लिखिए, नो सर कोई बात नहीं, पढ़ेंगे ना, मिडिल को करना है अभी। तो ये लॉन्च किया गया था 1940 में ही,
In the year 1940, in the year 1940, it was launched in October 1940. ठीक है, अक्टूबर 1940 याद रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रहिस्ट वाज विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है, ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रहिस्ट थे और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था भूदान आंदोलन। मतलब ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाना चाहिए, वो लोग जिनके पास काफी सारा जमीन है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूदान मूवमेंट किसने लॉन्च किया था या ये किसने इसकी बात की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से भारत छोड़ो मूवमेंट भी हो गया, सभी आजाद भी हो गए। फाइनली एक आता है आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ये कब आता है, कौन बताएंगे? बस इसको इतना ज्यादा याद रख, डीप डीप में नहीं जाना है। राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आता है? 1944 में आता है। ठीक है, 1944 में आता है। वेवेल प्लान कब आता है? वेवेल प्लान कब आता है? वेवेल प्लान 1944। वेवेल प्लान, वेवेल प्लान जो है वो 1945 में आता है। ठीक है, वेवेल प्लान 1945, 1945। ठीक है, वेवेल प्लान जो आता है वो आपका 1945 में आता है। ओके, ये बताइए 3 जून प्लान किसको बोलते हैं? 3 जून प्लान का दूसरा नाम क्या है? थ्री जून प्लान को माउंटबेटन प्लान कहा जाता था, याद रखिएगा बिल्कुल। सादिक्षा पूछ रहे थे सर ये क्या है वेवेल प्लान। देखिए, जून 1945 में क्या किया गया था, 14 जून को यहाँ पे उस समय जो गवर्नमेंट थे उनके माध्यम से एक मीटिंग बुलाई गई थी शिमला में। ठीक है, इसलिए इसको शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। ये मीटिंग कहाँ बुलाई गई थी? इट वॉज कॉल्ड इन शिमला फॉर बेटरमेंट एंड फॉर मोर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बस इतना। हालांकि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। 3 जून प्लान जो है वो माउंटबेटन प्लान को ही हुआ था, याद रखिएगा। ओके, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश किया गया था वो किस कमिटी या किस बॉडी के सिफारिश पे किया गया था? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? बिल्कुल, कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन, इसके सिफारिश पे हमारे देश में क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? चलिए, 9/11 सबसे अच्छा याद रखने का तरीका 9/12 था ना, 9/12 है ना, 9th ऑफ दिसंबर 1946। ठीक है, ओके, इट वॉज चेयर्ड बाय हुम? इट वॉज चेयर्ड बाय हुम? इस समय एक नॉन परमानेंट चेयरपर्सन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी गुड, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड मीटिंग कब हुई थी? सेकेंड मीटिंग कब हुई थी? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था परमानेंट चेयरपर्सन, या बोल सकते हैं प्रेसिडेंट। 11th ऑफ दिसंबर, 2 ही दिन बाद बेचारे सच्चिदानंद सिन्हा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। बताइए, ये बताइए, हु वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चीफ एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, BN राव। ठीक है, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? Who was the first man who gave the idea of constituent assembly? बिल्कुल, MN रॉय। MN रॉय ने दिया था। ये कब दिया था? 1944 में, 1944 में। ठीक है, 1934 या 44? 34 था। ओके, 34 था। ओके ओके, माफ कीजिएगा देन, 1934। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स हमने सारी बातें डिस्कस कर दी है। ठीक है, यहाँ पे जितनी सारी चीजें थी हमने उसको लगभग डिस्कशन कर ली है। अब आप लोग बताइए कि अब यहाँ से हम लोग IR को डिस्कशन करें। अब यहाँ तक ये चीजें क्लियर है, इंडियन हिस्ट्री में जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, फैक्ट्स में जितने सारी बातें हमने ऑन एंड अप्रॉक्स सारी बातें कर ली है।
कैन वी गो नाउ फॉर IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टार्ट। सर टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट होता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का सफर, ठीक है। चलिए सबसे पहले थ्योरी से ही चलते हैं, ठीक है, थ्योरी से ही चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडियलिज्म की या लिबरलिज्म की। बताइए इससे कौन कौन से थिंकर एसोसिएटेड है, आइडियलिज्म या लिबरलिज्म, डू कमेंट। कौन कौन से थिंकर इससे एसोसिएटेड है? बिल्कुल, विल्सन, वुड्रो विल्सन है, और कौन है? वुड्रो विल्सन तो है, और कौन है? इमैनुअल कांट, बिल्कुल इमैनुअल कांट भी होंगे, और कौन है? चलिए चलिए चलिए, अब मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। ये सारे नाम मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट होंगे आपका नाम गांधी, गांधी जी। नेक्स्ट होंगे नाम आपके कांट, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट होंगे नाम आपके रसेल, ठीक है, बर्ट्रांड रसेल, ठीक है, बेंथम नहीं आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट होंगे आपके नाम अल्डस हक्सले। जितना याद हो पाएगा आप लोग याद कीजिएगा, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपको डोयल साहब भी आ जाएंगे, माइकल डोयल भी आएंगे, ठीक है। चलिए तो यहीं पे आप लोग नियो लिबरल का बता दीजिए, नियो लिबरल का बता दीजिए नीचे में। नियो लिबरल, कोहेन, रॉबर्ट कोहेन, जोसेफ नाई, रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई, ठीक है। बिल्कुल, आप इस नाम को याद रखिएगा मेनली। हाँ, मिटारनी भी आ सकते हैं इसमें, अर्नेस्ट हॉस भी आ सकते हैं, ठीक है ना, अर्नेस्ट हॉस भी आएंगे इसमें, हालांकि वो फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म से एसोसिएटेड है। ओके, अब रियलिस्ट थिंकर का नाम बताइए। रियलिस्ट थिंकर, मॉर्गनथाउ, और कौन है? मॉर्गनथाउ, थ्यूसिडाइस, मैकियावेली, हॉब्स, और कौन है? कौटिल्य, हालांकि कौटिल्य अभी बिल्कुल आएंगे वो, और कौन है? EH कार, और कौन है? रेनाल्ड नबोर, ठीक है, रेनाल्ड नबोर आएंगे, और कौन आएंगे? बिल्कुल, मोरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी उनकी बुक है। जॉर्ज कीनन। चलिए, तो इतना नाम याद रखिए, दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना नाम आप लोग याद रख लीजिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब है नियो रियलिज्म। नियो रियलिज्म से नाम, नियो रियलिज्म में वॉल्ज, मर्सियमर, ठीक है, वॉल्ज हो गए, मर्सियमर साहब हो गए, केनेथ वॉल्ज, जॉन मर्सियमर हो गए, ठीक है, थॉमस सेलिंग, हेनरी किसिंजर भी आएंगे क्या इसमें? आई एम नॉट कंफर्म अबाउट हिम, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मेनली आपको इतना नाम याद रखना है। चलिए आप बताइए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से कौन कौन है? निकोलस ऑनफ, द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, अलेक्जेंडर वेंट, अलेक्जेंडर वेंट, एनार्की इज व्हाट स्टेट, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक इट, है ना, ऐसा कुछ है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको आते हैं रॉबर्ट कॉक्स, रॉबर्ट कॉक्स हालांकि इससे स्कूल से वो क्रिटिकल स्कूल से आते हैं। एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, हाँ बिल्कुल यही था, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, ठीक है, याद रखिएगा। रॉबर्ट कॉक्स क्रिटिकल स्कूल से आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका
बिल्कुल क्रिटिकल स्कूल से आते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये बताइए कि हु सेड दैट realism and Morgenthauism is synonymous to each other? Realism and Morgenthauism is synonymous. Who said? कोई भी बता दीजिए। लेट्स सी, क्या आप लोगों ने पढ़ा है? रियलिज्म एंड मॉर्गनथाउइज्म इज सिनोनिमस। याद रखिएगा इसका नाम, ये शायद एग्जाम में पूछ ले। ए आर एल्गो एल्गोरबी, ठीक है, ए आर एल्गोरबी, ए आर एल्गोरबी। ये इन्होंने कहा था रियलिज्म और मॉर्गनथाउइज्म दोनों जो है वो एक दूसरे का साइनोनिमस है, ठीक है। ओके, हु डिफाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर? हु डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर? बिल्कुल मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर। Who said that international relation or international politics is a struggle for power? A struggle for power. बिल्कुल मॉर्गनथाउ। Who said that कि study of international relation is a study of foreign policy? अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं मतलब आप फॉरेन पॉलिसी का स्टडी करते हैं। Who said? फेलिक्स ग्रॉस, ठीक है ना, फेलिक्स ग्रॉस ने इस बात को की है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ये किसने कहा कि थ्योरी का मतलब क्या है? थ्योरी को लेकर एक स्टेटमेंट है कि थ्योरी का मतलब क्या है? तथ्यों का पता लगाना फिर तर्क से उसे अर्थ देना। थ्योरी मीन्स फाइंडिंग द फैक्ट्स एंड देन गिव देम मीनिंग बाय रीजन। हु सेड? Who said? Theory means finding the facts and giving them meaning by reason. No, Parkins नहीं है। This is Morgenthau. Morgenthau साहब ने ही कहा है कि सिद्धांत का मतलब ये होता है पहले आप तथ्य को समझें, पहले आप फैक्ट्स को फाइंड आउट करें और फिर फैक्ट्स को मीनिंग दें एंड देन गिविंग द मीनिंग टू द फैक्ट्स। ये बात आपको तर्क के माध्यम से ये किसने कहा था? तो दिस वाज सेड बाय मॉर्गनथाउ साहब, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, मॉर्गनथाउ propounded how many theory of realism? Morgenthau propounded how many theory of realism? बताइएगा आप लोग यस और नो में, यस और नो में। एंड टिग्नर क्रिटिसाइज्ड ऑल द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मॉर्गनथाउ। वेरी गुड। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, उन्होंने किताब लिखी थी जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय टिग्नर, ठीक है। ये बताइएगा मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं वो करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है अकॉर्डिंग टू मॉर्गनथाउ? नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज एस्थेटिक, इज इट ट्रू और फॉल्स? नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनेमिक, है ना। ये क्या होता है? ये हमेशा डायनेमिक होता है। ओके, ये बताइए हु सेड दैट मॉर्गनथाउ रियलिज्म इज पावर मोनिज्म? ये तो सभी को पता होगा। ये किसने कहा था? स्टैनले हॉफमैन,
Okay, what is the full name book of Politics Among Nations? What is the full name book of Politics Among Nations? Can anyone? What is the full name of Politics Among Nations? चलिए, हो गया? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड एवरीवन। श्रद्धा, ओंकर, सविता, इरफान, शान, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया, वेरी गुड। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, याद रखिएगा, ये 1948 में ये किताब आई थी। एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय योर मॉर्गनथाउ साहब, ठीक है, 1948। ओके, आप लोग बताइएगा ये स्टेटमेंट किसने कहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने कहा? मॉर्गनथाउ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? हु गिव द स्टेटमेंट कि मॉर्गनथाउ जो है वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स में सबसे बड़े वर्ल्ड पॉलिटिक्स के राइटर है या थ्योरिस्ट है? नहीं, वॉसरमैन ने ये नहीं कहा था। वॉसरमैन ने कहा था कि उनकी आइडिया ऐसा है जो फुल स्टॉप लगाता है ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट। वॉसरमैन ने ये कहा था फुल स्टॉप ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन हॉफमैन, दूसरा ऑप्शन थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है आपका डेविड सिंगर। बताइए, अब तीन स्टेटमेंट है, तीन ऑप्शन है, देयर आर थ्री। बिल्कुल बिल्कुल, थॉमसन। थॉमसन साहब ये बोलते हैं कि ही इज ग्रेटेस्ट थ्योरिस्टिशियन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी टाइम, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी गुड। आपने गेस किया है, तुक्का लगाया? अरे गेस और तुक्का पता था? चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर हमने कभी डिस्कस किया होगा, है ना। चलिए, तो ये चीजें याद रखिएगा आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बताइए कि हु पायोनियर द पॉलिसी ऑफ दितांत। ये जो दितांत का कॉन्सेप्ट होता है, इसकी आइडिया किसने दी थी? हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ दितांत, डेंटेट जिसे बोलते हैं। मैं ऑप्शन देता हूं, चलिए। ऊपर वाला सेम ऑप्शन है, इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिए, नन ऑफ द अबव। अब बता दीजिए। हाँ, यूएसएसआर के खिलाफ ही था, यूएसएसआर को बढ़ने नहीं देना है, जो रोकना है, पकड़ के रखना है उसको घर के अंदर। बताइए क्या होगा आंसर? दितांत का ऑप्शन, दितांत का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नन, कंफर्म? डेंटेट, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, डेंटेट ही बोलते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर, हेनरी किसिंजर जो है वो देते हैं इस आइडिया को, दो रिमेंबर। ओके, हु इंट्रोड्यूस द टर्म जियो स्ट्रेटेजी? हु इंट्रोड्यूस द टर्म जियो स्ट्रेटेजी? सिंगर? हाँ, डेविड सिंगर वो नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका हेनरी किसिंजर, किसिंजर। जियो स्ट्रेटेजी का आइडिया किसने दिया? याद रखिएगा, फ्रेडरिक सुमैन, फ्रेडरिक शूमैन, ठीक है, याद रहेगा, फ्रेडरिक सुमैन, फ्रेडरिक सुमैन। अपने नोट्स में ये सब पॉइंट्स को शामिल कर लीजिएगा, या पूछा जा सकता है, एक मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ओके, हु इज नोन एज गॉड फादर ऑफ कंटोनमेंट? गॉड फादर ऑफ कैंटोनमेंट, कंटोनमेंट के गॉड फादर कौन माने जाते हैं? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, ये हार्टलैंड थ्योरी या रिमलैंड थ्योरी से एसोसिएटेड है। ये हार्टलैंड थ्योरी और रिमलैंड थ्योरी से एसोसिएटेड है, दोनों में से किसी एक से। अब मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, ये दोनों में से एक से रिलेटेड है। ये हार्टलैंड थ्योरी या रिमलैंड थ्योरी से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन ये है, हु इज नोन एज गॉड फादर ऑफ कंटोनमेंट?
कैंटोनमेंट के गॉडफादर किनको माना जाता है? जल्दी से बताइए, नहीं याद आ रहा लिखे दो सर, कोई बात नहीं। बिल्कुल याद रखिएगा, हॉटलाइन थ्योरी तो नहीं है, हार्टलाइन थ्योरी है, हार्टलाइन। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका निकोलस स्पाइकमैन, निकोलस स्पाइकमैन, ठीक है। मैकाइंडर हार्टलाइन थ्योरी से एसोसिएटेड है, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। मैकाइंडर साहब, आपको पता है एडोल्फ हिटलर इन्हीं लोग से इन्फ्लुएंस है। ये लोग बोलते थे कि भाई जितना ज्यादा आप लैंड कैप्चर करोगे उतना ज्यादा आपको फायदे होंगे विश्व में, और एडोल्फ हिटलर भी इसी चक्कर में पड़े हुए थे कि चलो विश्व को जीतते हैं याद रखिएगा। तो इसका आंसर गॉड फादर ऑफ कैंटोनमेंट जो है वो आपके निकोलस स्पाइकमैन है, ठीक है। निकोलस स्पाइकमैन इज द, हाँ, जियो पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है, ठीक है। दिस इज एसोसिएटेड विद जियो पॉलिटिक्स। चलिए ओके, ये बताइए हु यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिस्टम थ्योरी को किसने यूज किया था? बिल्कुल, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। इस, चलिए यहाँ पे आ गया फाइनली हमारा स्लाइड, और ये भी खत्म हो गया। चलिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर ऑप्शन नहीं होगा। चलिए याद रखिएगा, सिस्टम थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशन में किसने दिया? मॉर्टन कापलान साहब ने दिया, ठीक है। इन्होंने इंटरनेशनल हिस्ट्री को, इंटरनेशनल ग्रोथ को 6 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से थे वो? सबसे पहला कौन था? बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। दूसरा कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए, दूसरा कौन था? दूसरा क्या था? लूज बाइपोलर सिस्टम, लूज बाइपोलर सिस्टम। तीसरा क्या था? टाइट बाइपोलर सिस्टम। चौथा क्या था? यूनिवर्सल सिस्टम। पांचवा क्या था? हायरार्की। ओह, हायरार्की सिस्टम। और छठा क्या था? 6 वाज द यूनिट वीटो सिस्टम। 6 लास्ट वन वाज यूनिट वीटो सिस्टम। तो ये आपसे एग्जाम में आ सकता है, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा जा सकता है। दिस में भी आज एग्जाम टू अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको इसमें तैयार रहना है, क्योंकि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काफी आसान है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए तो और पढ़ा जाए, और रिवाइज किया जाए क्या? कुछ कुछ आप लोग थकते नहीं है क्या? चलिए 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 चलिए, सविता नो, सारिक्षा नो, बाकी सबका यस आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं। चलिए यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, इन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ ऑपरेशन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 5-6, उसके बाद फिर कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट, याद रखिएगा ये कब 1990 में किया गया था। द 1990 एयरलिफ्ट ऑफ इंडियंस फ्रॉम कुवैत वाज कैरिड आउट फ्रॉम 13 अगस्त 1990 टू अक्टूबर 20 1990 आफ्टर द इराकी इन्वेजन ऑफ कुवैत। जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसके बाद क्या चलाया गया था? ऑपरेशन कुवैत एयरलिफ्ट, याद रखिएगा, खाड़ी युद्ध के बाद चलाया गया था। ऑपरेशन सुकून, ये 2006 में चलाया गया था। ऑपरेशन सुकून वाज लॉन्च इन 2006 as Israel and Lebanon dock into a military conflict in July 2006. This operation now famously known as Beirut Sea Lift, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, आपसे बस ये मैच द फॉलोइंग में आप पूछा जा सकता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 में चलाया गया था।
सिविल वार कहाँ पे ब्रेक आउट हुआ था? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका, सॉरी, नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट ऑफ लिबिया। इसके बाद ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाया गया था, जहां पे आपको देखने को मिलता है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। कहां से? नेपाल के अर्थक्वेक जब हुआ था उसके बाद। ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था और इस समय यमन से लगभग 5600 भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2021 में चलाया गया था। कहां के लिए? तो जो कोविड-19 पेंडेमिक आया था उससे रिलेटेड यह था, याद रखिएगा। वंदे भारत ऑपरेशन ये 7 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। किस लिए? तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से इंडिया को लाया गया था, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में लॉन्च किया गया था। किस लिए? इवेक्यूएशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से इंडियंस को इवेक्युएट करने के लिए। और ऑपरेशन गंगा 2022 में लॉन्च किया गया। किस लिए? सॉरी, Union government had launched Operation Ganga to evacuate around 20,000 Indians in Ukraine. यूक्रेन से भारत लाने के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके, चलिए लास्ट में कुछ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। ये बताइए, हु गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वॉर? न्यू वॉर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? Who gave the concept of new war? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका नाम होगा टालडार। ओके, हु गेव द आइडिया ऑफ डीजेनरेट वॉर? डीजेनेरेट वॉर ये किसने दिया था? डीजेनरेट वॉर किसने दिया था? विलियम कोहेन नहीं। हाँ, हाइपरबॉलिक वॉर जो था वो रेमंड के द्वारा किया था, रेमंड ऑरेंज। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। रेमंड ऑरेंज। डीजेनरेट वॉर किसने दिया था? विलियम है सर। अच्छा, तो मार्टिन सॉ किससे रिलेटेड है? मार्टिन सॉ इज रिलेटेड विथ व्हाट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध का उपहार सिद्धांत है ना। चलिए, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। न्यू वॉर टालडार, डिजेनरेट वॉर मार्टिन सॉ और हाइपरबॉलिक वॉर जो है रेमंड ऑरेंज, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज तक इतना ही रखते हैं हम लोग। आज तक का सफर अब होया सर, अब होया। ओके, अब किन्हीं के पास अगर कोई सवाल है, चलिए एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरे साथ मतलब कल परसों स्टूडेंट ने भी पूछा था। ओके, राइट्स एंड श्रम की बात कौन करते हैं? राइट्स एंड श्रम मतलब जो अधिकार होते हैं वो ताश के पत्ते के समान होते हैं। बिल्कुल, सीईटी पीजी वाले तो तुरंत बोलेंगे सर आपने कल ही पढ़ाया था, तो क्यों नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बताइए, सभी लोग बताएं, कमान। जिनको नहीं याद है लिखे नो, कोई बात नहीं, नहीं याद है लिखे नो सर। सीईटी पीजी वाले बता देंगे, आई नो, क्योंकि उनके साथ कल ही हमने डिस्कस किया है। जो अधिकार होते हैं वो ताश के पत्ते के समान होते हैं, किनको कब कौन सा जरूरत पड़ेगा ये कोई ठीक नहीं रहता है। ये किसने कहा? ये आपके वही व्यक्ति ने कहा जिन्होंने एक बुक लिखा था, टेकिंग राइट सीरियसली, टेकिंग राइट सीरियसली, जिन्होंने इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात की थी। द मैन इज रोनाल्ड डॉर्किन, ठीक है, रोनाल्ड डॉर्किन, टेकिंग राइट सीरियसली। बिल्कुल, इनकी किताब है टेकिंग राइट सीरियसली, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, तो डिस्कस करने लगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। फिर आप लोग भी थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हम भी थक जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।